नमस्कार। जानकारी और सूचनाओं से भरपूर कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीबीजी रामजी कानून पर, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कानून लेकर के आया गया है, केंद्र सरकार हमेशा से ही किसान और जिस तरह जो गरीब होते हैं, मजदूरों के हित को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा रहती है। कई सारी पहले लेकर के आती है, कई सारे ऐसे कानून लेकर के आती है। उन्हीं में से एक है वीबीजी रामजी कानून। इसमें काफ़ी कुछ बातें हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पहले मनरेगा था उसमें मात्र 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, लेकिन इस कानून के तहत अब जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, उनको 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिल रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से आप ज़्यादा दिन काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और इस कानून के आने से जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो काफ़ी प्रसन्न हैं। ये कानून क्यों लाया गया, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और कहीं ना कहीं कुछ जो है विपक्षी दल हैं इसके विरोध में भी आए। काफ़ी कुछ इसके पहलू हैं। इन सभी पहलुओं पर आज हम बात करेंगे, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक जी। सर, आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से मैंने बताया कि जो कानून लेकर के आया गया है, अभी पहले ये दोनों सदनों में पेश किया गया और कल ही राष्ट्रपति के मुहर के बाद से ये कानून में तब्दील हो गया, और बहुत जल्द ये हर स्टेट में और हर कहीं लागू हो जाएगा। और इसका जो लाभ है, सीधा लाभ, वो ग्रामीणों को, मजदूरों को मिलेगा। तो आइए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और विनोद पाठक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि ये जो वीबीजी रामजी कानून लेकर के आया गया है, ये क्या है और इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, 2005 में नरेगा एक कानून आया था जिसमें 100 दिन की गारंटी मजदूरों को दी थी, खासकर ग्रामीण भारत में जी। और 2009 में उसका नाम मनरेगा कर दिया, उसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। उस मनरेगा में विशेषकर जो काम होते थे वो काम होते थे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या मजदूरी वाले काम ज़्यादा होते थे। अब 20 साल के बाद सरकार ने ये महसूस किया कि खाली मजदूरी कराने से काम नहीं चलेगा, कुछ स्किल डेवलपमेंट का काम भी इसके साथ अगर जोड़ा जाएगा तो खाली एक व्यक्ति मजदूर बन के नहीं रहेगा, वो आजीविका या दीर्घकालीन एक उसको लाभ मिलेगा। तो सरकार ने ये जो नया कानून लेके आए हैं, वीबीजी रामजी, विकसित भारत गारंटी रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण, तो इसके तहत खाली मजदूरी नहीं कराई जाएगी, उनको कुछ ना कुछ स्किल भी दिया जाएगा। और इस कानून में 100 दिन की जो एक गारंटेड मजदूरी थी उसको 125 दिन का कर दिया गया है। साथ ही इसमें एक अच्छी बात ये की कि जब बुआई और फसल काटने का जो समय होगा उसमें ये रिलैक्सेशन होगा, उस वक्त ये कानून जो मजदूरी होगी वो नहीं दी जाएगी, ताकि वो जो मजदूर है जो काम करेगा इसमें, वो उस दौरान दूसरे काम भी कर सके। जैसे कि किसानों के हित के, अगर उसको किसानों के साथ जोड़ा जाएगा तो मनरेगा में अगर उस वक्त वो मजदूर लगे होते थे तो किसानों को थोड़ा संकट आता था कि मजदूर मिले। तो इस कानून से उसमें थोड़ी आसानी आएगी। सर, अभी आपने अपने जवाब में एक बात का जिक्र किया, आमतौर पर जो ये मनरेगा जब स्कीम हुआ करती थी तो लोग खाली मजदूरी किया करते थे, कहीं जो है कंस्ट्रक्शन का काम होता था या फिर नदियों को मरम्मत करने के लिए या जो नाले बनाए जाते थे, इस तरीके से कई सारे तालाब खुदाए जाते थे, यही काम होता था। अभी आपने कहा कि इसमें स्किल को लेकर के जो है नए प्रावधान लाए गए हैं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के कार्य किए जाएंगे। किस तरीके की स्किल्स की बात की जा रही है? देखिए, इस तरह से आप देखेंगे डेयरी के प्रोडक्ट्स को लेके है, फूड प्रोसेसिंग को लेकर है, या और भी पानी से जुड़े काम हैं। मुख्य रूप से इसमें पानी को भी जोड़ा गया है और जलवायु को, पर्यावरण को भी जोड़ा गया है, तो उससे रिलेटेड काम होंगे। अगर कोई व्यक्ति है वो मजदूरी भी उसे मिल रही है और उस स्किल भी सीखने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है, इस कानून में थोड़ा सा एक लोगों को एक भ्रम फैला कि भाई नए कानून में स्किल ही सिखाएंगे, पर स्किल के साथ जो उसको 125 दिन की गारंटी है उसमें मानदेय भी मिलेगा जी। तो उसको स्किल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, उसको स्किल भी मिलेगी, और दीर्घकालीन, वो एक व्यक्ति खाली मजदूरी थोड़ी बना रहेगा। आज देखिए इतनी उपयोगिता है स्किल की कि अगर आप कोई डेयरी का कोई स्किल सीखते हैं या फूड प्रोसेसिंग का सीखते हैं या पानी को लेकर सीखते हैं तो आप उसको अपना आजीविका का भी साधन बना सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से चीजें रहती हैं। सर, कई बार इसमें कई सारे प्रावधानों का जिक्र किया गया है, लोग समझ नहीं पा रहे दरअसल इसमें है क्या। एक जो सबसे बड़ी बात निकल करके आ रही है कि इसमें जो स्टेट्स हैं और केंद्र के बीच में क्या कुछ तालमेल रहेगा, उसको लेकर थोड़ी ऊहापोह की स्थिति है। थोड़ा वो तस्वीर साफ करें सर। देखिए, पहले 100 दिन की गारंटी
का जो कानून था उसको 125 दिन का कर दिया गया। पहले 90-10 का रेशियो था स्टेट और सेंट्रल के बीच में। ठीक है। 90% का शेयर स्टेट सेंट्रल का था और 10% का स्टेट का था। ठीक है। अब उसको सेंट्रल ने क्या किया, 60-40 कर दिया है। पर इसमें जो आपके हिमालयन स्टेट है या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, इसको रिलैक्सेशन दी गई है। इस पे पुराना वाला ही जो रेशियो था वो चलेगा 90-10 का। साथ में जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें 100% कंट्रीब्यूशन केंद्र का होगा। पहले अगर हम 100 दिन की बात करते थे तो 125 दिन में जो 40% अभी राज्यों को वहन करना होगा वो 25 दिन आप मान लीजिए उसमें शामिल हो जाएगा। तो केंद्र की तरफ से तो 100 दिन की गारंटी है ही है। ठीक है। साथ में अभी राज्यों को अपनी तरफ से प्रोविजंस डेवलप करने होंगे, बनाने पड़ेंगे। तो वो कुछ महीनों में हो सकता है 2-3-4 महीने में वो अपने प्रोविजंस लेके आ जाएंगे। तब पूरी तरीके से इस में क्या क्या चीजें होंगी, वो राज्य क्या करवाएंगे और सेंट्रल का क्या होगा वो निकल गया। पर सेंट्रल ने क्या किया, ऐसे कौशल विकास के साथ जो अभी ऑलरेडी योजनाएं चल रही है उनके साथ अटैच कर देंगे। जैसे दीनदयाल उपाध्याय की एक ग्रामीण वाली योजना चल रही है या स्किल डेवलपमेंट की कोई योजना चल रही है, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो उस योजना में भी लोगों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी और लोगों को भी दोहरा फायदा हो जाएगा। सर, ये कानून जब से आया है तब से देश भर में काफी हलचल है। जो ग्रामीण है, किसान है, या यूं कहें जो मजदूर वर्ग है, काफी ज्यादा जो है उत्साहित है। आपको क्या लगता है जब फील्ड में आप जाते हैं, चूंकि आप एक पत्रकार हैं और फील्ड में काफी लोगों से मिलना होता है, क्या कुछ रिएक्शन, क्या कुछ इसके जो है जो आउटकम आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा आउटकम तो ये है कि खाली ये मजदूर एक मजदूर बन के नहीं रहेगा, उसको बकायदा स्किल का सर्टिफिकेट भी मिलेगा और उसको बैंक लोन का भी फायदा में, अगर वो स्किल को सीख के कुछ अपना रोजगार करता है, आजीविका करता है, दीर्घकालीन कुछ काम करता है, तो उसका भी उसको लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से एक उत्साह की बात तो है कि खाली हमें नालियां नहीं खोदनी है, हमें नहरों की पटरी नहीं बनानी है या सड़कों पे काम नहीं करना है। हम स्किल सीख के अपना खुद का स्वरोजगार कर सकते हैं, जिसमें हमें सरकार मदद भी करेगी। तो एक नया एक अवसर जो है वो सरकार ने पैदा किया है और निश्चित रूप से लोगों में उत्साह है इस चीज को लेकर। बिल्कुल। सर, जब ये बिल संसद में लाया जा रहा था, जब बहस हो रही थी, बातचीत इस पे हो रही थी, तो एक बात जो है बहुत कॉमन चीजें निकल कर आई कि जो मनरेगा था उसमें भ्रष्टाचार की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही थी। भ्रष्टाचार के बहुत सारे ऐसे जो है मामले सामने आए, नजर आए, जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसको जो है तब्दील करते हुए नए कानून लेकर के आते हुए जो है वीबीजी रामजी लेकर के आई। आपको क्या लगता है इस कानून के जरिए जो लोग अब भ्रष्टाचार अगर करते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किए हैं, क्या कुछ उनको किस प्रकार से दंडनीय किया जाएगा? देखिए, शुरू में जब नरेगा फिर मनरेगा कानून चलता था तो आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे सरपंच हैं, प्रधान हैं, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को उसमें शामिल कर दिया और भ्रष्टाचार की काफ़ी खबरें आती थी और उसके बाद सरकार ने उसको कुछ आधार से इंटीग्रेट किया। आज ही मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था जैसलमेर की, जहाँ पे कि मनरेगा में जो 350 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार था तो अभी तक उसमें रिकवरी नहीं हुई है जी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आते थे कि भाई फर्जी कार्ड बना दिए गए हैं, फर्जी तरीके से पैसा उठाया गया है, काम नहीं हुआ है। अब इसमें कानून में ये किया गया है कि एक तो इन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का जियो टैगिंग कर दी गई है लोकेशन के लिए और साथ में थोड़ा सख्ती की गई है ताकि भ्रष्टाचार ना हो। सजा का प्रावधान है, जुर्माना हो सकता है, अभी उसकी स्पष्ट रूप से नहीं आया है, कहीं कहीं ये पढ़ने में आ रहा है कि शायद 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, सजा हो सकती है। तो एक बार पूरी तरह जब राज्य भी अपने प्रोविज़न बना देंगे तो उसका आ जाएगा। पर यह है कि जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं किसी एक योजना के साथ तो उसका भ्रष्टाचार रोकने का एक बहुत बड़ा एक आप एक उपाय कर देते हैं और एक पारदर्शिता भी पारदर्शिता निकल के आती है और जो एक्चुअल लाभार्थी है उस तक वो लाभ पहुंच जाता है। तो ये नहीं है कि आपने कार्ड बनवा लिया और आप पैसा उठा रहे हैं और आप काम नहीं कर रहे हैं। तो 125 दिन की गारंटी है और लाभार्थी तक पहुंचने का और उसको स्किल देने का एक जरिया है। यानी कि जब पहले की अगर बात करते हैं, जब चीज़ें मैनुअल हुआ करती थी तो खाली एक रजिस्टर हुआ करता था, उसमें लोगों के नाम लिखे जाते थे, उसके बाद में ही उस आधार पर लोगों को पेमेंट होता, तो उसमें कहीं ना कहीं बड़े स्केल पर जो है एक भ्रष्टाचार की बातें निकल करके आती थी। लेकिन अब जब ये प्रावधान, ये कानून लेकर के आई है सरकार, इसमें सबसे अहम बात ये है कि सबकी जो बायोमेट्रिक जो है वो होगा। उसके बाद में इसके साथ ही साथ जियो टैगिंग होती है, मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी जो उपस्थिति दर्ज होगी, उसके बाद ही पेमेंट होगा और
पेमेंट भी आरटीजीएस के जरिए मुझे लगता है कि हाँ, अकाउंट पूरा पेमेंट जो है वो अकाउंट में या पोस्ट ऑफिस में जिस भी प्रोसेस से आप लेना चाहते हैं, जहां खाता होगा वहां उसका पेमेंट, ये सेम मनरेगा में भी पेमेंट हो रहा था पिछले कुछ सालों से, वो प्रोसेस तो पेमेंट का तो सेम ही रहेगा। और पर ये जियो टैगिंग और लोकेशन और बायोमेट्रिक, इससे फायदा होगा कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो काम कर रहा है, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शुरू से नारा रहा है डिजिटल भारत को, डिजिटल इंडिया को लेकर के, उस दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि जब चीजें डिजिटाइज्ड होंगी तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा क्लियर रहेगी और जो भ्रष्टाचार के चांसेस रहेंगे वो बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। तो सर, इसमें एक जो शब्द जोड़ा गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, वीबी यानी कि विकसित भारत। प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि हम विकसित भारत एट 2047 की बात कर रहे हैं, इस संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि विकसित भारत 2047 की संकल्पना को कैसे साकार करेगा? देखिए, जब भी हम आप निजी जीवन की भी बात करें तो हम कुछ टारगेट्स लेके चलते हैं कि हम इतने साल के बाद यहाँ होंगे या ये काम करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है कि जब देश अपनी शताब्दी मना रहा होगा स्वतंत्रता की 2047 में, तब भारत जो है एक विकसित राष्ट्र होना चाहिए। आज आप देखेंगे कि चाइना की अगर मैं स्टोरी आपसे शेयर करूं कि चाइना में स्किल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अभी सरकार ने स्किल इंडिया भी एक प्रोग्राम चलाया था, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने स्किल्स अपनी सीखी और उससे कहीं ना कहीं देश को लाभ होता है। जितना आपके पास स्किल्ड लेबर होगा उतना ही आपको देश के प्रोडक्शन में बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप इससे ना केवल 125 दिन की गारंटीड रोजगार दे रहे हैं, साथ में स्किल डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा एक जो है आप बल्क में एक डेटा बैंक जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा खाली यहीं तक नहीं रुकेगा, जो फैक्ट्रियों में जहाँ ज़रूरत होगी या जहाँ पे भी सपोज़ कोई ऐसा कोई काम सीखता है जिसका फैक्ट्री में भी प्रोडक्शन में काम आता है, तो वहाँ पे भी होगा। तो स्किल का भी एक बहुत बड़ा सरकार के पास लोगों की जो है, भले निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, वहाँ पे लोग उपलब्ध होंगे। सर, अभी आपने स्किल्ड लेबर की बात की, उससे एक बात निकल करके आ रही है। आमतौर पर पुरानी सरकारों की बात करें तो मजदूरों, किसानों और इस तरीके से जो गरीब गुरबा लोग होते थे उन पर बहुत विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम इस सरकार की बात करते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही जो केंद्र सरकार है वो 3 नए श्रम संहिताएं लेकर के आई, वो भी एक कानून लेकर के आई, बहुत दिन नहीं हुए हैं। और उसके तत्काल बाद में जिस तरीके से ये अभी जो कानून लेकर के आया गया है वीबीजी रामजी बिल, ऐसे में आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है? आमतौर पर देखा जाता था कि जो एक बड़ा वर्ग होता था उसको फायदे के लिए कानून बनते थे, लेकिन अब इस सरकार में ग्रामीणों की, मजदूरों को लेकर के और इस तरीके जो गरीब लोग हैं उनको ध्यान में रखा जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आत्मनिर्भर भारत शब्द आपने काफ़ी सुना होगा, प्रधानमंत्री जी बार बार इसका प्रयोग करते हैं। मुख्य बात यह है कि हमें खाली किसी से मजदूरी करा के उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना है, यदि उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर भी बनाना है। देखिए, सरकारें एक सीमित संसाधनों से ही सब लोगों को संसाधन उपलब्ध करा, मतलब सरकार की भी एक सीमा है। तो सरकार की सीमा में अगर वो व्यक्ति दीर्घकालीन आजीविका अपनी डेवलप कर लेता है, बना लेता है, तो इससे बढ़िया तो सरकार के लिए और उस व्यक्ति के लिए क्या बात होगी। तो आत्मनिर्भर बनना और आत्मनिर्भर भारत बनाना, मतलब स्वयं के आत्मनिर्भर बनने से आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सफ़र है, वो ऐसी योजनाएं जो ग्रामीणों के लिए हैं या लेबर्स के लिए हैं या स्किल डेवलपमेंट की बात है, तो वो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने वाली हैं। और एक सराहनीय कदम है कि सरकार एक हॉलिस्टिक एक प्रोग्राम लेके चल रही है, चारों तरफ से ऐसी चीज़ें बना रही है, ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो। सरकार स्किल्ड लेबर पर काफ़ी कुछ ध्यान दे रही है। एक बात का जिक्र मैं करना चाहूँगा, चूँकि जिस तरीके से अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो में चीज़ें निकल करके आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों की यात्रा की और उसके जस्ट पहले जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा किया। इन सभी दौरों में एक कॉमन चीजें निकल करके आई, हमने देखा कि जो दुनिया है वो स्किल्ड लेबर की मांग कर रही है और वो भारत की तरफ बहुत उम्मीदों से देख रही है। यानी जो स्किल्ड माइंड है, जो इस तरीके से जो मैन पावर है, उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये लेबर की डिमांड होगी तो कहीं ना कहीं जो देश में रोजगार की स्थिति है वो ज्यादा बढ़ेगी और रोजगार बड़े पैमाने पर मिलेगा? देखिए, भारत की जो स्ट्रेंथ है वो पॉपुलेशन है। हमको यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। हमारे यहाँ 65% जो पॉपुलेशन है वो अंडर 35 है। और
अभी क्या हो रहा है कि उतना स्किल हम पिछले 15 सालों का अगर 11-12 सालों का सफ़र देखेंगे तो सरकार ने स्किल को लेकर इसलिए जोर दिया है कि अगर आपका स्किल लेबर होगा, अभी पहले क्या खाली आपको गड्ढे नहीं खोदने हैं, नाली नहीं खोदनी है, अगर स्किल आपके सपोज एक एसी मैकेनिक का भी कोई स्किल डेवलप कर लेता है या कुछ वैसा काम करने का स्किल डेवलप करता है तो बाहर देशों में हम एक विदेशी मुद्रा लाने का भी एक साधन होता है। जब हमारे लोग बाहर काम करते हैं, अभी देखा होगा आपने मिडिल ईस्ट में बहुत लोग काम करते हैं, रशिया में बहुत लोग काम करते हैं, दुनिया के कई देशों में भारत के स्किल्ड लेबर मतलब आईटी से लेकर और नीचे तक सभी जगह उपलब्ध है। प्रमुख है, हाँ, प्रमुख है, हाँ, भारतीय हैं। हाँ, तो जब बड़ी संख्या में स्किल आपके लोग तैयार कर लेंगे अपना, तो विदेशों में भी हम लोगों को मतलब जो रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा है विदेशों में भी मिल जाएगा। और वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ लोगों की संख्या सीमित है। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ, तो इसलिए हमारे जो लोग हैं स्किल डेवलप करके वहाँ पे भी रोजगार के साधन और एक विदेशी मुद्रा का एक साधन तो बनेंगे। सर, अब हम थोड़ी बात विपक्ष की भी करेंगे, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं अगर देखिए जब कोई कानून लेकर के सरकार आती है, देश हित में होता है या फिर जो है नागरिकों के हित में होता है, विपक्ष कहीं ना कहीं उसके अपोज में खड़ा रहता है। क्या कारण है? क्योंकि जिस तरीके से जो कानून लेकर के आए गए, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि 100 से 125 दिन काम की गारंटी मिल रही है, उसके बावजूद विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। जब ये बिल पेश किया जा रहा था तो खूब मुखर होकर के विपक्ष ने हंगामा किया। क्या कुछ वजह है इसकी जो है विरोध करने का? देखिए, विपक्ष के पास दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने चर्चा में नाम को लेके ही मतलब जो मेन बिल था उस पर चर्चा न करके वो नाम पे उन्होंने विरोध किया। निश्चित रूप से वो महात्मा गांधी जी के नाम को लेके उनका था कि आपने योजना से क्यों हटाया है। देखिए 2005 में जब योजना आई थी तो नरेगा ही नाम था, मनरेगा नहीं था। वो तो बाद में 5 साल के बाद अगर उनको नाम जोड़ना होता तो 5 साल पहले भी। और महात्मा गांधी जी के नाम काफ़ी सारी योजनाएं हमारे देश में चल रही हैं। बिल्कुल। इस बिल को लेके भी पहले ये चर्चा थी कि पूज्य बापू जी शायद योजना में विकसित भारत की जगह जोड़ा जाता। पर मुख्य बात यह है कि विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी कि लोगों को क्या लाभ मिलेगा इससे। बिल्कुल, नाम को लेके चर्चा की जगह कि उस पे ज्यादा फोकस करते और वहां पे और लोगों को कितना लाभ दिलवा सकते थे तो वहां उनको चर्चा करनी चाहिए थी, खाली नाम पे नहीं अटकना चाहिए था। और सर, जब नाम की बात होती है तो कई बार जब सरकार कोई जनहितैषी कदम बढ़ाती है तो कुछ ना कुछ नाम और सारी चीजों को लेकर के आगे बढ़ती है, और फिर आप नाम के साथ साथ उसके काम पर तो ध्यान दीजिए। बिल्कुल, कि काम क्या कुछ कह रहा है, काम जो कुछ कह रहा है आप उस पर ध्यान देकर के भी बात कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक नाम बदलने की राजनीति का आरोप लगाते हुए आप सिर्फ जो देश हित में जो समझौते किए जा रहे हैं, देश हित में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं उस पर आप सीधे अपोज करें तो कहीं ना कहीं हाँ, देखिए ये जो 125 दिन है, अगर विपक्ष कोशिश करता तो हो सकता है 150 दिन भी हो सकते थे। इस योजनाओं में और जो जनहित की चीजें जोड़ी जा सकती थी। तो विपक्ष नाम पे अटक गया और सरकार ने बिल पास करा लिया, कानून भी बन गया। अब ये लोगों के पास जब लोगों को लाभ मिलेगा तब मुझे लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करेगा, पुनर्विचार अपने जो विरोध था। आप देखा होगा संसद में बिल को फाड़ के और चेयर के आगे भी उछाले गए कागज। तो अब हर चीज पे हंगामा और हर वो बिल्कुल नहीं है, जबकि चर्चा का पूरा समय दिया गया, रात तक चर्चा हुई इस बिल के ऊपर, उसके बाद ही कानून बनाया। तो विपक्ष ये तो कह नहीं सकता कि चर्चा का मौका नहीं मिला, सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। पर विपक्ष का पूरा जो फोकस था वो सिर्फ नाम पे टक के रह गया और वो कहीं ना कहीं भावनात्मक एक माइलेज लेने की कोशिश थी। पर लोग लाभ ज्यादा देखते हैं इन दिनों। बिल्कुल। सर, जब कोई कानून आता है या कोई नई पहल की जाती है तो उसको धरातल पर उतारने के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। आपको क्या लगता है जब ये कानून धरातल पर उतरेगा तो क्या कुछ चुनौतियां सामने आएंगी और उससे सरकार कैसे निपटेगी? देखिए, पहला तो अभी राज्यों को इसमें अपने प्रोविजंस बनाने हैं और जो प्रोसेस अभी जो पता चल रहा है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, लोग इसमें अब पुराने कार्डों को ख़त्म किया जाएगा, जो पहले मनरेगा के कार्ड बने हुए थे, नए तरीके से नया प्रोसेस होगा। तो एक नया सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा। और थोड़ी सी चुनौती तो यह है कि दोबारा से चीज़ों को रिवाइंड करना पड़ेगा, मतलब पलट के फिर से दोबारा सीधा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक सरकारी मशीनरी है, वो करते हैं, योजनाओं में अमूमन होता है। मुझे लगता है बहुत परेशानी नहीं आएगी। और चूंकि अब आईटी का ज़माना है और आप देखेंगे अब साधारण व्यक्ति भी, एक मतलब मजदूर भी स्मार्टफोन लेके घूमता है, तो कहीं ना कहीं वो डिजिटल के थ्रू भी इन चीज़ों को जानेगा।
और सरकार कुछ ऐसे प्रोविज़न लाएगी कि उसका एनरोलमेंट उसके मोबाइल से ही हो जाए, या जैसे पटवारी हैं, सरपंच हैं, उनके थ्रू जो भी एक प्रोसेस बनाएंगे तो मुझे लगता है थोड़ा पहले से चीज़ें आसान हो रही हैं, डिजिटल इंडिया में और आसान होंगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मनरेगा के मुकाबले इस वीबी जी राम जी में मिलेगा। यानी जिस तरीके से जब ज्यादा चीजें डिजिटाइज हो जाएंगी तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उससे कहीं ना कहीं बेहतरी होगी, क्योंकि जो मॉनिटरिंग बॉडी होगी वो अच्छे से इस पर जो है मॉनिटर कर सकेगी और कहीं भी जो है गड़बड़ की गुंजाइश नहीं रहेगी। पारदर्शिता सरकार का एक मुख्य वादा भी है, मुद्दा भी है जी। और इसमें अगर बात की जाए, अगर हम आम नागरिकों की बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कानून, कोई पहल, कोई ऐसी चीजें निकल करके आती तो जो ऐसा वर्ग है बहुत उम्मीद से देखता है। आपको क्या लगता है कि उनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले वक्त में? देखिए 100 दिन के मुकाबले 125 दिन का पैसा आपके पास आएगा, या आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा स्किल्ड लेबर का, आपके पास एक रास्ता खुलेगा स्वरोजगार का, आत्मनिर्भरता का, दीर्घकालीन आपको आजीविका का फायदा। सरकार ने इसमें इसलिए आजीविका शब्द भी जोड़ा हुआ है। खाली वो 100 दिन 125 दिन में खाली वो मजदूरी नहीं करेगा, वो आप अगर कोई कोर्स करने जाएंगे स्किल्ड लेबर का तो वहां आपको कोर्स कराएंगे, पैसा नहीं देंगे, पर यहाँ आपको दोहरा लाभ मिल रहा है। मतलब आप स्किल भी सीख रहे हैं, आपको उस वक्त का पैसा भी मिल रहा है, सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, और आगे योजनाओं के लाभ के लिए आप भले जैसे मुद्रा में लोन ले सकते हैं या सरकार की और जो स्कीम्स चल रही है उसके थ्रू लोन लेके आप जो स्किल सीखिए उससे आप एक नया रोजगार खड़ा कर सकते हैं। जी, इसमें बातचीत में एक पॉइंट ये भी निकल करके आए कि जब कोई जो रोजगार के लिए जब आगे जाएंगे 125 दिन की गारंटी दी गई है, कोई मजदूर मान लीजिए अगर उसको 125 दिन का रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार भत्ता भी देगी। भत्ते का जिक्र, ये भत्ता क्या है और कैसे लागू, कैसे मिलेगा? ये भत्ता जो है वो सपोज किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसके दिन का कैलकुलेट करके उसको कुछ भत्ता भी दिया जाएगा। ये शायद मनरेगा में भी ऐसा था। तो योजना में कोई इस चीज को लेके मुझे लगता बहुत परिवर्तन नहीं है, पर अगर भत्ता मिलता है, जैसे सरकारों ने बोला है कि हम बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देंगे, तो ऐसा ही इसमें अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा। तो लाभ ही लाभ है। और 125 दिन साल में है तो वो ये तो है नहीं कि अगर स्किल अभी सीखेगा तो अगले साल भी वो 125 दिन का ले सकता है, और बाकी दिन कुछ ना कुछ तो व्यक्ति करेगा ही। तो बिल्कुल इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। कई बार जब हम पुराने का दौर में चलते हैं तो जो मजदूर या कोई जो कुछ बहुत सारे लोग रहते हैं घर पे बैठे थे, उनकी हाजिरी लग जाया करती थी। वो उन्होंने ना फावड़ा छुआ, ना कभी कुछ काम किया, ना कुछ, लेकिन उनका पेमेंट कहीं ना कहीं उनको मिल जाया करता था। लेकिन अब इस कानून के जरिए से, इस प्रावधान के जरिए से वो सभी चीज़ों पर अंकुश लगेगी और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपेरेंसी वो ज़्यादा बेहतर होगी। सर, इसमें कुछ और बात? हाँ, एक अभी जो मनरेगा का 25-26 का जो बजट एलोकेट किया गया था वो था 86,000 करोड़ रुपए का, पर अभी इसमें जो बजट है वो 1.5 लाख करोड़ का है। तो देखिए आप 1.5 लाख करोड़ में आप पूरा कोई 65,000 करोड़ ज़्यादा इसमें आ रहे हैं। तो सरकार ने बजट एलोकेशन, मतलब बजट भी इसके लिए बढ़ाया है, तो अधिक से अधिक लोगों को वैसे ही लाभ मिलना है। और मुझे लगता है कि मजदूरी भी शायद इसमें कुछ बढ़ा के, अगर एक फाइनल ड्राफ्ट जब आएगा राज्यों के प्रोविज़न के बाद, तो पैसा। और एक इसमें चीज़ है, विपक्ष बार बार कहता है राज्यों के पास तो पैसा ही नहीं है। वो तो आप ये देखिए, राज्यों को भी कहीं ना कहीं तो आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं चीज़ों को, योजनाओं को जो है केंद्र के ऊपर कब तक डिपेंडेंसी, राज्य के ऊपर भी तो भार पड़ता है। केंद्र के ऊपर भी भार है। केंद्र को एक राज्य तो देखना नहीं है, 29 राज्य देखने हैं। तो कहीं ना कहीं राज्यों को भी अपने कुछ साधन डेवलप करने ही पड़ेंगे। केंद्र का सहयोग तो है ही, पर वो जो 40% जो 25 दिन बढ़ाए गए हैं, वहाँ राज्यों को सोचना होगा कि किस तरीके से हम और अपने रेवेन्यू मॉडल को बढ़ाएं, किस तरीके से जनता को और ग्रामीण भारत को और से ज़्यादा फायदा पहुंचाएं। कई बार सर खर्च जाता है कि जो बजट होता है, जो एलोकेट किया जाता है इस प्रावधान को लेकर के, कई बार लोग उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, या इच्छा शक्ति नहीं होती या फिर वो करना नहीं चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, कोई सरकार या कोई जो व्यवस्था अधिकारी है, वो लोग इस बजट का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको कैसे ज़्यादा मोटिवेट किया जाए या फिर उनको कैसे कहा जाए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जो पैसा लैप्स हो जाता है या वापस चला जाता है तो कहीं ना कहीं किसानों का, जो मजदूर है, उनका नुकसान होता है। निश्चित रूप से देखिए, ये तो सभी योजनाओं के साथ है। अमूमन ये होता है कि जब बजट कोई एलोकेट होता है किसी योजना के तहत और वो सरकार, उसको राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाती है या डिपार्टमेंट नहीं कर पाता है, तो उसको जो अगला बजट एलोकेशन होता है वो कम हो जाता है उस रेशियो में। तो ये जो हमारे सिस्टम है, जो सरकारी सिस्टम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सरकार को सपोर्ट करके चलाते हैं,
तो उनको कहीं ना कहीं ये विचार करना चाहिए सभी योजनाओं के लिए, खाली वीबी जी राम जी के लिए नहीं। जो भी बजट एलोकेट हो उसका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे, जितना उसका लाभ जनता तक पहुंचाएंगे, उतना उनके लिए, जनता के लिए भी देश हित में भी है, जनता के पास पैसा पहुंचेगा, जनता के पास काम के अवसर पहुंचेंगे। तो जो भी बजट एलोकेट हो वो उसको पूरी तरह लोगों में इम्प्लीमेंट करके उसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि अगली बार जो बजट एलोकेशन हो तो उससे बढ़ के मिले। बिल्कुल। तो जिस तरीके से विकसित भारत गारंटी रूरल आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी राम जी जो बिल है, इसको लेकर के अभी कानून तो बन ही गया है, क्योंकि दोनों सदनों में जब ये बिल पेश किया उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, कानून की शक्ल अख्तियार कर ली इसने। सर, एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो कानून है अब ये धरातल पर कब से लागू हो जाएगा, कब से इस पर काम की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? इस पे अभी राज्यों को कुछ प्रोविजंस अपने बनाने हैं, एक बार वो बन जाएंगे तो मुझे लगता है 5-6 महीने में ये धरातल पे कानून आ जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से जब ये राज्यों के साथ समन्वय बन जाएगा, उनके कुछ प्रावधान उन पर भी चर्चा जब हो जाएगी, तो 5 से 6 महीने में ये धरातल पर भी उतर जाएगा। और जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो इस तरीके से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर ये साबित होगा। सर, हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो सर हम जल्दी से आपसे एक सवाल आपसे ये लेना चाहेंगे, जो दर्शक या जो मजदूर, जो किसान भाई ये कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आप काफ़ी कुछ जानकारी भी दे रहे हैं, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस कानून को लेकर? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार योजनाएं बनाती हैं मजदूर वर्ग के लिए, ग्रामीण भारत के लिए, उसका लाभ लें जी। और अपने जो एक सिस्टम है, वीडियो है, इनके जो पंचायत का जो ऑफिस है या ब्लॉक का ऑफिस है, वहाँ योजनाओं के विषय में जानकारी होती है, तो उसका लाभ लें। अपना एनरोलमेंट, जब भी ये योजना खुलेगी, जब इसके प्रावधान बन जाएंगे, उसका एनरोलमेंट ज़रूर कराएं और अपनी स्किल के अनुसार चुने कि आपको क्या स्किल लेनी है और उसी की मजदूरी अपनी चुने, ताकि आपको वो स्किल भी मिल जाए आपकी रुचि के अनुसार और आपको आपका मानदेय भी मिलता रहे। और भविष्य में ऐसी योजनाएं बनाएं कि आप उस स्किल को सीख के अपना कुछ आजीविका दीर्घकालीन भी आप अपनी योजना बना सकें। तो खाली 125 दिन की मजदूरी तक ना रुकें, आप आजीविका के बारे में ज़्यादा सोचें और स्किल को डेवलप करें, क्योंकि वो काफ़ी अहम चीज़ है। तो सर, आपका जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने वीबीजी राम जी को लेकर इतनी तफसील से, इतनी बेहतरीन से जानकारी दी। तो दर्शकों, जिस तरीके से ये जो कानून लेकर के आई है सरकार, वीबीजी राम जी बिल, इसमें 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं जो जनता के हित में है। पहली बात तो ये है, पहले 100 दिन की गारंटी हुआ करती थी काम की, लेकिन अब 125 दिन हो गई है। और इसके साथ ही साथ इसमें डिजिटाइजेशन का भी इस्तेमाल किया गया था। कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, करोड़ों करोड़ रुपए के इसमें घोटाले हुए करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब बायोमेट्रिक लगेगी, कोई भी जो मजदूर रहेगा, जो काम करेगा, उसी को पैसा मिलेगा। यानी कि जब पारदर्शिता बढ़ेगी तो जो भ्रष्टाचार रुकेगा, और भ्रष्टाचार रुकेगा तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों के हित में होगा, मजदूर भाइयों के हित में होगा और देश हित में भी होगा। दोस्तों, आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगली चर्चा में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और जरूरत के मुद्दों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।